नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 8 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई क्लास 9th की वर्कशीट्स को। पहली वर्कशीट जो आपकी आज की है वो इंग्लिश की है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने जो आपको बात कही, अगर आप उस बात को अपने शब्दों में उसको समझाना चाहते हैं तो उस अपने शब्दों में समझाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं कि वो है रिपोर्टेड स्पीच। इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बुक्स में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से ये मिलेगा। मैं एक सिंपल हिंदी का उदाहरण देता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए। मेरे दोस्त ने मुझको कहा कि वो आज मेरे घर नहीं आएगा। अब ये बात जब मुझे किसी और को बतानी है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं ये थोड़े ना बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि उसने मुझे बोला था कि वो आज मेरे घर नहीं आएगा। तो मैंने बोला था, जब दोस्त ने बोला तो उसने क्या बोला था? मैं नहीं आऊँगा। और जब मैंने बताया तो क्या बोला? वो नहीं आएगा। तो ये जो मैं से वो बनाना, ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज है। अभी समझते हैं आगे वर्कशीट के साथ और फिर देखते हैं कि क्या हम करेंगे आज। तो डायरेक्ट का क्वेश्चन है ही सेड वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया? ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग, उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस आर नेसेसरी। तो ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। कौन कौन से चेंजेस हैं? टेंस को, प्रोनाउन को, पोजेसिव एडजेक्टिव को, एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्लेस एज इन स्टेटमेंट्स। द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस टू एफर्मेटिव फॉर्म। जो इंटेरोगेटिव होता है पूछने वाला, वो एफर्मेटिव फॉर्म में बदल जाता है। द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क जो होता है उसको भी हटा दिया जाता है। आगे देखते हैं। तो बी पॉइंट है आपका, इफ द इंट्रोडक्टिव वर्ब इज से इट मस्ट बी चेंज टू वर्ब ऑफ इंक्वायरी। तो अगर वर्ब है से तो उसे वर्ब ऑफ इंक्वायरी में बदल देते हैं, यानी कि आस्क, वंडर, वांट टू, नो। क्वेश्चन दे रखा ही सेड वेयर इज द स्टेशन, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वॉज। मतलब उसने पूछा कि स्टेशन कहाँ था, उसने पूछा था कि स्टेशन कहाँ है। आस्क कैन बी फॉलोड बाय पर्सनल एड्रेस्ड। अब अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि उसने मुझसे पूछा था। तो हम लिखते हैं, जैसे पूछा ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तो ही आस्क्ड मी what I got in my bag। मी इसलिए लिखा क्योंकि उसने आपसे पूछा था। But wonder and want to know cannot take an indirect object. So if we wish to report a question where the person addressed is mentioned, we must use ask। तो वो कहता है कि wonder और want to know जैसी चीज़ें जो होती हैं उनको हम ऐसे यूज़ नहीं करता, तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ता है। He said, Mary, when is the next train? तो ही आस्क्ड मैरी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, उसने पूछा कि नेक्स्ट ट्रेन कब की है। इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है कि वो चेंज नहीं होगा, वो जो वाई, व्हेन, वेयर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे कि वाई डिडंट यू पुट ऑन ब्रेक, तो वाई का क्या रहा? ही आस्क्ड हर वाई she had not put on the brake। आगे she said what do you want, she asked them what they wanted। if there is no question word, if और whether must be used। अगर कोई question word नहीं है तो if और whether को यूज़ किया जाता है। जैसे कि is there anyone, क्या वहाँ कोई है? he asked if whether anyone was there। स्लैश का मतलब है कि कोई एक ही यूज़ करोगे, दोनों यूज़ नहीं करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। और हमको कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस दे रखे हैं। एक काम करते हैं, पहले इनके आंसर लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो ये आ गए आंसर आपके सामने। पहला है मधु आस्क्ड मी इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंडा है। तो मधु आस्क्ड मी इफ, क्वेश्चन वर्ड नहीं है ना, इज है, तो इज बदल गया इफ में। इफ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, और क्वेश्चन मार्क भी गायब हो गया। मदर सेड इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड, तो मदर आस्क्ड इफ रोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड।
वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर आर वी ट्रेवलिंग दिस वीकेंड, तो वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर दे वर ट्रेवलिंग दैट वीकेंड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेयर वर्ड का वेयर ही रहा, वी से बदल के दे हो गया और दिस से बदल के दैट हो गया। सोनिया सेड व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर इंग्लिश फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। बेटा ये वर्कशीट इन इंग्लिश नहीं होगा, वर्कशीट ऑफ इंग्लिश होगा। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर वर्कशीट के अंदर ही है, इसको चेंज कर लेंगे। तो वर्ड क्या चेंज हो गया, सोनिया आस्क्ड व्हाट वाज द टॉपिक फॉर द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश। देखो वट का जो था ना वो वट ही रहा, जो यहाँ वट था वो यहाँ भी वट ही रहा। रश्मि आस्क्ड हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड मदर, तो रश्मि आस्क्ड मी हाउ ओल्ड माई ग्रैंड मदर वॉज। अब मी क्यों लिखा, बेटा किसी और की दादी की उम्र तो नहीं पूछी जाएगी ना आपसे, आप ही की दादी की पूछेंगे। द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव इन डेली, द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर डज ही लिव इन डेली, वो दिल्ली में कहाँ रहता है। द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस, तो टीचर ने क्या पूछा कि क्या आपके पास घर पे क्लास अटेंड करने के लिए कंप्यूटर है। द टीचर आस्क्ड इफ दे हैड गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। इसमें एक छोटा सा एरर है, मुझे लगता है इसको ना इफ़ दे की जगह कर दो, इफ़ आई हैड गॉट if I had got a computer at home to attend classes। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट हो गई बेटा। हम बढ़ते हैं आगे आपकी आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो मेरे हिसाब से सोशल साइंस की होगी। बिल्कुल सोशल साइंस की वर्कशीट है। सोशल साइंस की जो आपकी आज की वर्कशीट है वो है कॉन्टेम्पररी इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। क्या मतलब है साइज़ एंड लोकेशन का, जैसे आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखते हैं तो आपको देखोगे कि आपका स्कूल या तो सेंट्रल दिल्ली में होगा या ईस्ट दिल्ली में होगा या वेस्ट दिल्ली में होगा, किसी इलाके में होगा। तो उसी को हम कहते हैं कि वो आपके स्कूल की लोकेशन है। जैसे अगर आपका स्कूल करोल बाग में है तो आप सेंट्रल दिल्ली में है, जमुनाबाद में अगर आपका स्कूल है तो आप ईस्ट दिल्ली में है, ऐसे ही अगर आपका स्कूल रजौरी गार्डन में है आप तो वेस्ट दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दिया जाता है कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ है और किस तरीके से आगे आप बढ़ेंगे उस चीज़ को लेके। आगे देख लेते हैं पहले। तो आगे है द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज़ द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। यानी हमारी जो कंट्री है वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में प्रेजेंट है। इन दिस वे इंडिया वॉज द सेंट्रली लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट। मतलब हमारी जो कंट्री है वो बीच में है, तो जितनी भी हमारी ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनको हम यूरोप से जोड़ते हैं। फ्रॉम द एंशियंट टाइम ऑनवर्ड्स इंडिया हैज़ ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विद नॉट ओनली यूरोप एंड ईस्ट एशिया बट ऑल्सो विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। मतलब हमारे जो रिलेशंस थे वो सबसे थे, ईस्ट एशिया से, अफ्रीका से, सबके साथ थे। ओवर द ईयर्स दिस रिलेशन हैज़ बीन डीपेंड बाय द सी एंड लैंड रूट्स, और जैसे सी रूट लैंड रूट्स बढ़े तो हमारे रिलेशन भी बढ़ गए। In modern times, by the use of airways, this relation has been strengthened even more। और जब से ये सड़क बनी और हवाई यात्रा शुरू हुई, प्लेन वगैरह आ गए, तब से बेटा जो रिलेशन थे वो और अच्छे हो गए। क्योंकि पहले अगर मुझे यहाँ से इंग्लैंड जाना होता था तो 6 महीने लगते थे, आज मैं एक हवाई जहाज़ में बैठ के और 12 घंटे में इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा। तो फ़ायदा हुआ ना 12 घंटे में इंग्लैंड पहुँचने का। उससे क्या हुआ कि भाई पहले जिन संबंधों में ज़्यादा टाइम लगता था अब उन संबंधों में उतना टाइम नहीं लगता। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि थ्रू दीज रूट्स द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारा संस्कार हैं, वो यहाँ से पूरी दुनिया में पहुँच रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि योगा आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान क्या ना पूरी दुनिया में फेमस है, आयुर्वेद पूरी दुनिया में फेमस है, तो ये सब कुछ हिंदुस्तान से ही तो गया। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तान से गई। द स्पाइसेस
muslin and other merchandise were taken to different countries through these routes only. On the other hand, the influence of Greek sculpture and architectural style of domes and minarets from the West Asia can be seen in different parts of the country. तो बेटा हमारे देश में हर तरीके की सभ्यता संस्कृति जो थी वो आई, और उसके आने के बाद हमने चीज़ों को उसके हिसाब से बदला और देखा. जैसे अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी गोवा जाने का मौका मिले तो बेटा गोवा में सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं जाते लोग कि बीच है, सुंदर सा बीच, समुद्र का किनारा, अपना आराम से बैठो एंजॉय करो, नहीं. उसके अलावा गोवा में पुर्तगाल है वहाँ के लोग बहुत सालों तक रहे, इसीलिए वहाँ की बिल्डिंगों पे आज भी आपको पुर्तगाली जो आर्किटेक्ट है उसकी छाप देखने को मिलती है. इसको हम सांस्कृतिक आदान प्रदान कहते हैं, इसको हम कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल एक्सचेंज भी कहते हैं. जो होता है जब मुग़ल यहाँ आए तो मुग़ल अपने साथ कुछ अपने जो आर्किटेक्चर था उसको लेके आए. आप देखेंगे लाल किला वगैरह कई भी इमारतें ऐसी बनी हैं जो मुग़ल आर्किटेक्चर का एकदम अद्भुत नमूना है. आप लाल किले को देखिए तो वो जो स्टाइल है वो मुग़ल आर्किटेक्चर है. आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन आ गए कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप. बेटा अगर वर्ल्ड मैप को देखूं तो इंडिया आपका ये रहा, और इंडिया की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रल है. सेंट्रल का क्या मतलब है? सेंट्रल का मतलब ये है कि ये हमारा ईस्ट एशिया और ये हमारा वेस्ट एशिया, और हम ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हैं. इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर वेस्ट वाले को ईस्ट जाना है तो हमसे मिल के जाएगा, और ईस्ट वाले को वेस्ट जाना है तो भी हमसे मिल के जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी जल की यात्रा कोई नहीं कर सकता. तो प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं. प्रश्न का उत्तर है द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज द सर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया. दूसरा क्वेश्चन था राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद विच इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस. तो जिनके साथ हमारे ट्रेड यानी कि व्यापार के संबंध थे उनका नाम लिखो. तो मैंने कंट्रीज़ के साथ साथ पूरे इलाकों का नाम लिख दिया है. हमारा यूरोप के साथ संबंध था. यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं. पुर्तगाल भी आ जाएगा. ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हांगकॉन्ग, जापान, इन सब के साथ हमारा रिलेशन है. अब एक तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड बाई इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन. डिस्क्राइब कि हमारी पोजीशन का हमको क्या फ़ायदा हुआ. फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया हैज़ बेनिफिटेड बाई इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन as it is easily able to connect with Eastern Asian countries as well as European and other countries in the West and make better trade and cultural relation. हम इस साइड वाले हो जाएं चाहे उस साइड वाले हो जाएं, दोनों से ही हम जुड़े हुए हैं, तो फ़ायदा है हमारा इस चीज़ में. अगला है चौथा क्वेश्चन, हाउ इज़ द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ एयरवेज इन मॉडर्न टाइम्स. कि हवाई यात्रा से क्या बदला. तो देखिए हवाई यात्रा से क्या बदला वो भी समझ लेते हैं. Now the people can easily move from one part of the country to other for trade, and they can also go outside India to make better trade relations. The time required for international travel has been reduced, due to which a person can travel to multiple countries in a single day and easily maintain trade relations. इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को सपोज कीजिए अगर लखनऊ जाना है, वो बाहर के देश से आता है तो वो दिल्ली में आएगा, दिल्ली से उसको दूसरी फ़्लाइट लखनऊ की मिलेगी, वो लखनऊ जाके सीधा अपना काम कर सकता था. पहले जिस यात्रा को 6 महीने और 3 महीने लगते थे अब वो 12, 13, 14, 15 घंटे में हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट फ्लाइट पर बहुत जल्दी हो जाती है. जो पहले 6 महीने लगाता था वो 1 दिन में पूरी हो जाती है. तो हवाई यात्रा से ये फ़ायदा हुआ कि टाइम बच जाता है. अगला है हाउ वॉज द रिलेशन ऑफ इंडिया. ये हो गया 5वां प्रश्न है. With the help of map, explain how Indian coast would be advantage if we move from Egypt to Australia through sea route. अब मैप देखते हैं. बेटा ये रहा आपका इजिप्ट. इस इलाके को रेड सी कहते हैं. तो वे रेड सी से आया. जब चीज़ आएगी तो वो पहले यहाँ मुंबई आएगी, फिर यहाँ से होती हुई और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी. क्योंकि इतनी लंबी हवाई यात्रा आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसको करने में लगता है टाइम. तो यही आपको समझना है कि इसको करने में टाइम लगता है. एक दिन में ये इस तरीके से चीज़ें
नहीं होती। इसीलिए इतनी लंबी हवाई यात्रा करने से पहले उस जहाज़ को कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ेगा। और अगर मैं रुकने की बात करूं तो यहाँ से और यहाँ तक बीच में सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का इसमें बीच में फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो कहते हैं ना, अगर दुकान खोलो तो दुकान एकदम मौके की होनी चाहिए, तो हिंदुस्तान एकदम मौके की दुकान है। तो पांचवा आंसर है, इफ़ वी मूव फ्रॉम इजिप्ट टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू सी रूट वी विल हैव टू मूव टू द रेड सी वाया मुंबई ऑन द इंडियन कोस्ट टू फाइनली रीच ऑस्ट्रेलिया, इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस एट द इंडियन कोस्ट। तो अगर हम जाएंगे तो इंडिया होके जाना पड़ेगा, और अगर इंडिया से होके जाएगा तो कुछ ना कुछ इंडिया का फ़ायदा होगा ही होगा उसमें। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। हम आपसे मिलेंगे फिर दोबारा मंडे को, मंडे की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।